मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। क्लास स्टार्ट करने का मुझे अगर आपने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है तो एक कमेंट करके बताएंगे कि क्या कार्यक्रम शुरू किया जाए। और क्या है स्नेहा कर रहे हैं समर्पित पांडे, योग विक्रम, प्रीति, सचिन प्रजापति, हंसा भाई, हरि ओम, विनय कुमार कह रहे जय भीम, जय भीम भाई, नितिन कुमार, गुड मॉर्निंग, सुषमा कह रहे राधे 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 राधे, प्रिंस कह रहे कुशल की जय हो, राहुल सुदान कह रहे हैं यस। और ठीक है, आज क्लास करते हैं शुरू। अब एक भाई तो आपको मन कर पड़ नहीं, आपके पास तो चोरी हो गया आपका ये राज मोहम्मद सो गया। कल सुबह दिल्ली में बड़ा दिल्ली में कल क्लास के बाद ऑफिस जाने में मजा आ गया एकदम, बड़े भाई सोते हल्का सीसे भाई पर चल रहा हो, गाड़ी में गाड़ी चल रहे हो, अलग ही मजा है। ठीक है, तो मैं क्लास के अंदर पूरा टाइम मोशन अच्छे प्रैक्टिस शुरू कर दिया था और मैंने आपको तीन बहुत बेसिक सी बातें बताई थी जो बच्चे क्लास में आए थे उन्हीं को समझ आएंगे वही समझना। मैंने आपसे कहा था कि आपने पत्थर फेंका यहाँ पे और चाहे कि आपको पत्थर अधिक से अधिक दूर जाके गिरे, यानी आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, अधिकतम क्षैतिज पास चाहिए। तो मैंने कहा कि रेंज ज्यादा से मिलेगी तो बच्चा स्पीड से फेंकेगा, लेकिन हर बच्चा ही सेम स्पीड से फेंके तो चार बच्चे हों, चारों चारों से स्पीड से फेंकेंगे तो उसकी बॉल दूर जाएगी, जमीन से एंगल 45 डिग्री का बनाएगा। याद रहा सभी को क्लास लिखा है ये है हो गया। ठीक, तो 45 आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो जमीन से एंगल बनाना पड़ेगा। और एक मैंने बताया कि जो 55 का मार्क होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक। ये तीन बातें मैं आपको बता चुका हूं, अब हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, नहीं क्लास आगे चलेगी कोई बच्चा जानने की कोशिश ना करे। ठीक है, ज्ञान बिल्कुल ना सुझाव मांगा जाएगा देना। अब ये हमारे पास में ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है जो 45 मैक्सिमम है, हाइट 90 मैक्सिमम क्यों है इस बात को समझेंगे। और अपने जो नीरज चोपड़ा भाई हैं जब वो जैवलिन थ्रो करते हैं तो वो जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं वैसा वहां पर क्यों प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारी बातें क्लास में करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास में ये रेंज है, रेंज ये जो रेंज मिलती है ना यहाँ से बोल है कि और आपकी बॉल कितनी दूर जाकर गिरी जब कोई हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है क्षेत्र के पास। इसका फॉर्मूला लिखना क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखना है। और हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अब इन फॉर्मूले का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, आपको चीजें बड़े समझ आएंगी। ठीक है, देखो ठीक है, बढ़िया है। पहले रिकॉर्ड जितनी क्लासेस पहले हो चुकी हैं अभिषेक सिंपल सारी दिखाओ तो कंप्लीट हो जाए तो लाइव क्लास में करवाना भाई हैं। इसी पर समझ गए तो मैं कमेंट हटाता हूं सामने से, नहीं आप लोगों को जो है ना सुझाव देना और आपकी क्वेरी खत्म नहीं हो पाएंगे। चलो आ जाओ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम वापस चैट ला देंगे सामने। अब बेटा आपने बॉल फेंकी थी, बॉल आपने गिरी, ये जो रेंज मिली ये रेंज किस बात पर डिपेंड कर रही है। एक रेंज पर डिपेंड कर रही है कितनी स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं, किस एंगल पे फेंक रहे हैं और किस ग्रेविटी पे फेंक रहे हैं। अलग ग्रेविटी ग्रेविटी अलग है, जी के 39.8 है, बस 25 के आसपास है और अलग ग्रेविटी अलग है। अब चलो मान लो चार बच्चे चारों धरती के ऊपर हैं जो जिनको कंपटीशन चल रहा है, चार बच्चे धरती पे खड़े होकर बॉल फेंक रहे हैं, ये किसकी बॉल दूर जाएगी उसकी जी के सेम होगी, चारों धरती पे 9.8 अगर सारे बच्चे सेम स्पीड से बॉल फेंकें तो अब जो रेंज मिलेगी ये किस बात पर डिपेंड करेगी, एंगल पे। अगर ऐसा हो कि भाई आप चार बच्चे हैं, चारों के चारों सेम स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं तो फिर सारा खेल डिपेंड करेगा एंगल पे। अब देखो जैसे कि बच्चा जमीन से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा कितना डिग्री का तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा आपके 90 डिग्री तो 45 डिग्री 90 और sin 90 की वैल्यू होती है 1 और sin की अधिक से अधिक वैल्यू 1 ही हो सकती है, sin का मार्क नहीं हो सकता। तो sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 मुझे कब मिल रही है जब मैं थीटा को 45 फुट कर रहा हूं, थीटा 45 फुट करने से sin की वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम। अगर sin मैक्सिमम का रेंज में आएगी मैक्सिमम तो रेंज 45 वही मैक्सिमम क्यों आती है क्योंकि थीटा 45 फुट करते ही sin 90 हो जाएगा, 90 होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा इसलिए रेंज आपको मैक्सिमम मिल रही है। लेकिन हाइट जो है वो 90 डिग्री में मैक्सिमम मिल रही है। देखो अब जैसे मैं थीटा को 90 डिग्री फुट करूंगा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 90 तो वहां तो sin 2 थीटा था तो थीटा 45 फुट करके 2 की मल्टीप्लाई sin 90 बन गया, लेकिन sin 2 थीटा पे sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर 90 sin 90 की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर भी नहीं होगा, यानी sin की मैक्सिमम वैल्यू थीटा 90 फुट करके मिलेगी, लेकिन 45 से कम तो चलेगा साथ में भी था तो थीटा 90 फुट करके sin मैक्सिमम तो मिलेगी मैक्सिमम और थीटा 45 फुट करके sin 90 मैक्सिमम वैल्यू करेगी मैक्सिमम तो रेंज 45 पर ही मैक्सिमम आएगी और हाइट 90 पर ही मैक्सिमम आएगी। लेकिन मेरे चोपड़ा भाई जब फेंकते हैं या आप लोग भी कभी ऐसे ग्राउंड में बॉल फेंको तो 45 मत फेंकना, 45 के अलावा किसी और दूसरे एंगल पर फेंकोगे ना आपकी बॉल ज्यादा दूर जाएगी। पता क्या हो जाए ये मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम मिलेगी अगर स्पीड सेम हो। अगर मैं एक इंसान की बात करूं मेरा जो शरीर है जब मैं 45 डिग्री बॉल फेंकूंगा और मैं फेंकूंगा 30 डिग्री के आसपास बॉल तो 45 डिग्री पर मैंने एंगल मैक्सिमम कर दिया, साइन मैक्सिमम कर दिया, लेकिन मैं 45 डिग्री एंगल बनाऊंगा ना तो मेरा शरीर जो है ना उतनी स्पीड जनरेट नहीं कर पाएगा, उसको उतनी स्पीड से फेंक पाएगा। लेकिन 30-32 के आसपास एंगल होता है तो अच्छी खासी स्पीड दे पाते हैं, इसलिए जब भी फेंकने वाले लोग कोशिश करते हैं वो चाहते हैं कि एंगल 30-32-33 ऊपर ना जाए, 28-29 लेके 32-33 के बीच में रहे क्योंकि इस एंगल पर ज्यादा स्पीड दे पाता है। हां अगर ऐसा हो जाए कि मेरा छोटा भाई जितनी स्पीड जैवलिन को 30-32 डिग्री पे दे पा रहा है और उतनी स्पीड 45 डिग्री पे दे दे तो अभी सोच रहा है कि 90 मीटर से ऊपर मेरा जैवलिन चला जाएगा, 1 मीटर से पार किया उसका जैवलिन हो सकता है 102 मीटर जाए, 17-18 मीटर तो जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि 45 डिग्री पर उतना सही स्पीड पता नहीं कर पाता। ये तो थोड़ी का कांसेप्ट है कि उतनी स्पीड से फेंकी 45 पर उतनी फेंकी 30 पर उतनी फेंकी 60 पर तो बॉल दूर जाएगी जब 45 एंगल बनेगा, लेकिन उतनी स्पीड से जो 45 जनरेट नहीं पता है वो 30-32 के आसपास रहता है। आपको देखना जैवलिन में जैसे एंगल 36 वो डॉक्यूमेंट करेगा ये ज्यादा एंगल 36 के आसपास ये दूर नहीं आ पाएगा क्योंकि जैसे बड़ा एंगल होगा ना तो जैवलिन को स्पीड नहीं पता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ चीज अलग है, थोड़ी अलग है, थोड़ी में कंडीशन के साथ होता है। बस ये मान लिया कि 45 पर मैक्सिमम 45 पर मैक्सिमम तब है अगर स्पीड सेम हो उतनी स्पीड से फेंकेगा 45 पर उतनी से फेंकेगा 30 पर जीरो पर गिरेगा। इसमें शायद इसे कोई क्लास में क्वेश्चन लेना, ये एक क्वेश्चन है कि एक लड़का एक ही आकार आकृति और वजन के चार पत्थरों को क्षैतिज रेखा के साथ अलग प्रारंभिक कोणों पर समान गति से फेंकता है। समझ बात को क्या है कि विद इक्वल स्पीड आपने एक ही स्पीड से बॉल फेंकी, एक स्पीड से चार पत्थर फेंके अलग एंगल पे 45 पर 15 पे 30 पर 45 पर 60 पर तो क्या है कि एंगल स्टोन कवर मैक्सिमम रेंज यदि कोण 15 30 45 60 है तो पत्थर किस कोण पर अधिकतम क्षैतिज रूप से फेंकेगा, अधिकतम क्षैतिज रूप ऐसा होगा क्वेश्चन हिंदी में बोल देते पत्थर किस कोण पर अधिकतम क्षैतिज प्रयास प्राप्त करेगा। तो अगर स्पीड सेम हो अगर स्पीड सेम हो तो रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के एंगल पे। इस बात को ध्यान रखना कि जो हम ये बात करते हैं जो बचपन का हमारा कि 45 रेंज मैक्सिमम होती है ये केवल और केवल तभी सही है अगर स्पीड सेम डिग्री हो। चार पत्थर है चार को सेम स्पीड डिग्री तो वो पत्थर दूर लगेगा जिसका हमने कितना बनाया 45 डिग्री। ठीक, तो हाइट के लिए मैंने क्या बोला हाइट के लिए बची है 90 90। ठीक, अच्छा एक बताइए ये फॉर्मूला आपको रेंज का रखना है, ये क्या रखना हाइट का, ये जो इंपॉर्टेंट है अगर किसी क्वेश्चन में रेंज और हाइट दोनों जगह रखा हो कि पत्थर को रेंज मिली 16 मीटर मैक्स हाइट मिली 14 मीटर तो रेंज और हाइट दोनों की बात रखी हो तो ये कंबाइंड फॉर्मूला वो काम है हमारे। इसमें क्वेश्चन करना आपको ये फॉर्मूला रखना h/r = tan थीटा by 4 ऐसे रखना हरियाणा रोडवेज यानी h पहले r में तो h/r = tan थीटा by 4 एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, एक आगे भी पढ़ेंगे पहले शुरुआत करते हैं इसी। ठीक, अब सबसे पहले आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछा हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर तुरंत देंगे, मैं कमेंट बॉक्स में स्टार्ट कर रहा हूं अभी और लाइक आंसर कर पाएगा तो जो पूछा जाए पहले ध्यान सुनना और कोशिश करना समझने की फिर ट्राई करना। देखो क्वेश्चन ये है ये मैंने जमीन से हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से u वेलोसिटी से u से बॉल फेंकी, ये बॉल ऊपर जा रही है जैसे मेरा बॉल जो है चलते चलते अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी। अगर किसी बॉल को थीटा एंगल पर फेंका जाए जमीन से थीटा कोण पर फेंका जाए तो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो यहां बताओ कि यहां पर इसकी वेलोसिटी इसका वेग कितना हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को u स्पीड से थीटा कोण पर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड क्या होगी।
पिंड को अनंत वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? ऊपर धरती पर लौट कहीं नहीं आएगा। फिर दिल्ली में जाते हैं भाई। लाइव पता नहीं चलता, लाइव क्लास टाइम 8 बजे और क्या नहीं पता चलता तुम्हें? अमन सिंह गलत हो गया। मैंने कहा लाइन से गलत आंसर आएगा, समर्पित पांडे का भी गलत है। एक तो जितने बच्चे आंसर जीरो लिख रहे हैं, एक तो जीरो लिखना बंद कर दो भाई। हमें पता है कि 98% बच्चे जीरो आंसर लिखेंगे, जीरो वाला गलत है। ये मिस्टर तिवारी का सही है, बाकी राहुल, अनुराग, दीपक सबका गलत। जितने बच्चे जीरो लिख रहे हैं जीरो आंसर कब होता है? अगर मैं किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंकूं, अगर किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंका जाए, मतलब एक वस्तु को मैंने u वेलोसिटी से सीधे ऊपर फेंका, u वेग से सीधे ऊपर फेंका, ये वस्तु ऊपर जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट पर, अधिकतम ऊंचाई पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो किसी वस्तु को हम u वेग से सीधे ऊपर फेंकें, तो वस्तु सीधे ऊपर फेंकेगी ना, तो मैक्सिमम हाइट पर हो जाएगी जीरो, और फिर वापस गिरने लगेगी, यहीं आ जाएगी। लेकिन जो बच्चे आप जीरो कह रहे हैं, आपको सोचो, आपने वस्तु को u वेलोसिटी से फेंका, ये वस्तु ऊपर जा रही है, आपके ऊपर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, तो धरातल उसमें कितनी चाहिए? इसका वेग शून्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये वस्तु आगे जाती है और यहाँ जाकर आएगी। इसका मतलब है इसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ वेग होता है। तो किसी वस्तु को थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये बच्चे का मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब है तुम्हारा मैक्सिमम क्या होता है? एक तो ऊपर की तरफ जाएगी वस्तु, उसमें घटेगी, u से तो कम ही आएगी, मैक्सिमम कैसे आएगी? देखो अगर ध्यान से समझना, देखो जिन बच्चों का बैकग्राउंड साइंस नहीं है, पहले मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान से समझना। बेटा मान लो कि कोई चीज है, अगर थीटा एंगल पे है, मान लो कि कोई p है थीटा एंगल पे, तो अगर कोई चीज जो है अगर वो किसी कोण पर हो तो आप उसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक उसका कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज ये वाला, और इसका कंपोनेंट होता है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ये वाला। यानी इस p को आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। अगर ये p थीटा एंगल पे है, इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक। अगर p है तो अगर p है तो जो क्षैतिज घटक है इसका, यानी जो थीटा के साथ वाला घटक है, ये होता है p cos थीटा, तो दूर वाला कंपोनेंट होता है p sin थीटा। अगर ये होता b, ये बन जाता b cos थीटा, ये बन जाता b sin थीटा। ऐसे जब इस वस्तु को u वेलोसिटी से फेंकोगे ना, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसे कहते हैं u cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, इसे कहते हैं u sin थीटा। अब हमें समझने की कोशिश करना, तो एक्चुअली क्या होता है, जब किसी बॉल को थीटा एंगल पर फेंकते हैं ना, वो बॉल कैसे जा रही है? अगर बॉल को थीटा एंगल पर फेंका तो ये बॉल दो काम कर रही है, एक काम कर रही है आगे जाने का, यहाँ से फेंकी, यहाँ पहुंच गई आगे जाने का, एक काम करती है ऊपर जाने का, हाइट भी दिख रही है। ये होता है कि किसी वस्तु को u वेग से फेंकते हो तो इस वेग का, इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट है इस बॉल को आगे जाने में खर्च होता है, और इस वेग का एक कंपोनेंट बॉल को ऊपर जाने में खर्च होता है। जब आप इस वस्तु को u वेग से फेंकेंगे तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट बॉल को आगे जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। अच्छा जो वेलोसिटी ऊपर जाती है वो तो मैक्सिमम हाइट पर जाती है, यानी मैक्सिमम हाइट पर u sin थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में ग्रेविटी काम करती है, तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा? u cos थीटा। यानी अगर किसी वस्तु को हम थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड जीरो नहीं होती, मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड होती है u cos थीटा। समझना, अगर किसी वस्तु को अगर हम थीटा एंगल पर फेंकें तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, u cos थीटा होगी। हां अगर किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर वर्टिकली पर फेंकेंगे तो सीधे ऊपर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो वापस आ जाएगी। थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो u cos थीटा होगी, यानी u से वेलोसिटी घटती है तो u cos थीटा। लेकिन जब पत्थर वापस नीचे आने लगेगा ना तो फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और बढ़ते बढ़ते वापस कितनी हो जाएगी u। यानी किसी वस्तु को आप जिस एंगल पर फेंकते हैं एक तो ठीक उसी एंगल पर जमीन से टकराती है, जितनी वेलोसिटी से फेंक मारेंगे उतनी वेलोसिटी जमीन पर टकराएगी और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बनेगी? u cos थीटा बनेगी, ना कि जीरो बनेगी। अब लिखेंगे मैं इस चीज को एक काम करता हूं, यहां पर दोबारा डायग्राम बना के ये सारी बातें मैं आपको लिखवा देता हूं। एक वस्तु ली आपने, इसे आपने u वेग से थीटा एंगल पर फेंका, तो वस्तु कुछ ऐसे जाएगी, यहां पर जाकर आएगी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज पास है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बचेगी u cos थीटा, और टकराते समय फिर से u हो जाएगी, एंगल हो जाएगा थीटा ही। तो यहां पर लिखेंगे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown with a velocity u at an angle theta, comma the velocity of this object becomes u cos theta at maximum height। हिंदी में लिखेंगे, जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग u cos थीटा हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग u cos थीटा हो जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट का एक पॉइंट है कि किसी वस्तु को हम जिस एंगल से और जिस स्पीड से फेंक मारेंगे वस्तु उसी एंगल पर उसी स्पीड से टकराएगी। तो आपको एक वस्तु को 30 डिग्री एंगल पर फेंका 20 की स्पीड से, टकराते समय 30 से कम होगी, 30 की स्पीड 20 रहेगी। तो अगले लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट hits the surface with the same speed and same angle as it was projected। जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया था फेंक मारा था उसी पर टकराएगा। हिंदी में लिखेंगे, कोई भी वस्तु ठीक उसी चाल और कोण से जमीन पर आकर टकराती है जिस पर उसे फेंका गया था। एक क्वेश्चन पर करने के लिए तो जैसे लिखा ना कि एक वस्तु को u वेग से थीटा एंगल पर फेंका, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी का वेग क्या होगा? बच्चे जीरो टेबल लगाते हैं क्योंकि उन्होंने मार्क है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होती है जीरो, उन्हें याद नहीं है। ये काम क्यों होता है? किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर वर्टिकली पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर वेग शून्य होता है, लेकिन हम किसी वस्तु को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी u cos थीटा बचेगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो दूसरी चीज हमारे पास में सर हम एक साथ तीर चलाएं और सेम टाइम पर उसी पोजीशन से कोई ड्रॉप करते हैं तो क्या तब भी दोनों चीजें एक साथ अर्थ पर गिरेंगी? देखो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हवा का प्रभाव अगर नहीं है तो आप सेम हाइट से आपको ऑलरेडी पता चुका हूं ग्रेविटी वाले चैप्टर में, अगर एयर रेजिस्टेंस आप नेगलेक्ट कर दो, हवा का प्रभाव नेगलेक्ट कर दो, सेम हाइट पर दो चीजों को एक ड्रॉप करो, उसी टाइम पर एक ओरिएंटली फेंक मारो, है ना, वो दोनों बिल्कुल एक साथ गिरेंगी। अच्छा अब हमारे पास में एक बात और देखना है कि मुझे पता चला कि भाई अगर मान लो मैं कोई कह दे कि एक वस्तु जो है उसे u वेग से फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होगी u cos थीटा और सीधे फेंकेंगे तो जीरो। एक क्वेश्चन आता है कि जब कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, क्षैतिज प्रक्षेपण होती है तो क्या चीज नहीं बदल रही होती? अब समझना, अगर कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में है ना, जैसे यहाँ पे वस्तु फेंकी u वेलोसिटी से, इसका क्षैतिज घटक है वेग का, वो u cos थीटा है, मैक्सिमम हाइट पर कितना है? u cos थीटा है। ये कहीं पर निकालोगे ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना, ये u cos थीटा रहेगा, जो वेग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा नहीं बदलता क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं लाती। ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेग का, ऊपर जाते समय u sin थीटा जीरो हो जाएगा तो u cos थीटा बचेगा, वापस u sin थीटा बढ़ने लगेगा और जितना शुरुआत में था
उतना ही हो जाएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये तो लगातार चेंज हो रहा होता है। u sin थीटा ऊपर जाता है u sin थीटा से हो जाएगा 0 और वापस बढ़ के u sin थीटा हो जाएगा। लेकिन वेग का क्षैतिज घटक u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा आप जिसको जानना चाहो ये कभी बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्षैतिज अपक्षैतिज प्रकृति में प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज सेम रहती है? प्रक्षेपण प्रकृति में वेग का इस वेग से आप वस्तु फेंकोगे, जिस वेलोसिटी से वस्तु फेंकोगे उस वेलोसिटी का होरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। u cos थीटा पर फर्क नहीं पड़ता, u sin थीटा ऊपर जाता है घटता है, नीचे आता है बढ़ता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम एक चीज कि द होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट है u cos थीटा remains लिख लो इन प्रोजेक्टाइल मोशन in projectile motion the horizontal component of velocity u remains constant throughout the motion हिंदी लिखेंगे प्रक्षेपण प्रकृति में वेग का क्षैतिज घटक u cos थीटा पूरी गति के दौरान नियत रहता है। बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रक्षेपण में जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उस वस्तु को किसी कोण पर फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन वस्तु को फेंकता है किसी कोण पर। हमने क्या किया आपने किसी वस्तु को थीटा कोण पर फेंका u वेग से उस वेग के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनता है u cos थीटा एक बनता है u sin थीटा। तो u cos थीटा का कंपोनेंट है ना ये क्षैतिज घटक है u cos थीटा ये बदलता है इससे रहता है ये u sin थीटा है ये ऊपर जाकर घट जाएगा खाली u cos थीटा बचेगा नीचे आधा बढ़ने लगता है। तो वेग का जो क्षैतिज घटक है u cos थीटा वो क्या रहता है सेम। एक क्वेश्चन आपसे है कि जब कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन होती है प्रक्षेपण होती है तो इस मैक्सिमम हाइट पर इस अधिकतम ऊंचाई पर एक्सीलरेशन त्वरण और वेलोसिटी के बीच में कितना कोण होता है? अगर कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में है प्रक्षेपण में है मैं फिर से बता देता हूं ये वस्तु यहां पर देखना डायग्राम देख बताना एक वस्तु जो है आपने उसे u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर तो किसी एंगल पर फेंकने का मतलब ये है कि वस्तु का मोशन कैसा होगा प्रक्षेपण होगी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या कि प्रक्षेपण में मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है u cos थीटा और जो एक्सेलरेशन त्वरण इनके बीच का एंगल क्या होता है? तो ये चीज बताना कल मैंने आपसे कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप किसी वस्तु को फेंक दो उसके बाद जो वस्तु ग्रेविटी की वजह से नीचे आनी चाहिए नहीं अगर वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो एक्सेलरेशन होता है g के बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और g तो नीचे की तरफ काम करता है मैक्सिमम हाइट पर देखिए तो g का काम करेगा नीचे की तरफ काम करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होती है सोलिड डायरेक्शन में u cos थीटा और एक्सेलरेशन त्वरण बिल्कुल नीचे की तरफ तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो प्रक्षेपण में अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण के बीच का एंगल 90 डिग्री लिखेंगे इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री एट मैक्सिमम हाइट प्रक्षेपण में अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेपण गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम पर ये पता होता है कि अगर सेम स्पीड से 3-4 एंगल फेंकेंगे तो 45 डिग्री पर मैक्सिमम आएगी। उनका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए है कि 45 डिग्री मैक्सिमम होती है उसको आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन आता है तो मैक्सिमम हाइट 90 लेकिन कोई पूछा ये पूरा ब्रह्मांड बताया कि मैक्सिमम 45 डिग्री पर आएगी और हाइट मैक्सिमम आएगी 90 पे। अब पूछ रहा है कि अगर वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन है प्रक्षेपण में है तो मैक्सिमम हाइट पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है g क्योंकि उसमें ग्रेविटी कम रही है इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। वो पूछ रहा है वस्तु को u वेलोसिटी से फेंकने मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बचेगी u cos थीटा वस्तु को u वेलोसिटी से फेंकने वेलोसिटी कितनी बनेगी u बनेगी थीटा एंगल फेंकने एंगल कितना बनेगा थीटा बनेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसलिए आपको कहानी लिखी होती है कहानी यहां पे वो तो बच्चे हैं कि उनकी लिखी पड़ती है वरना क्या डायग्राम ध्यान रखना वस्तु को u वेलोसिटी से फेंका मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी u cos थीटा फेंकते समय कितनी u फेंकते समय कितना थीटा फेंकते समय कितना एंगल थीटा मैक्सिमम पर वेग और एक्सेलरेशन के बीच का त्वरण के बीच का कितना 90 डिग्री। इस सब डायग्राम के अंदर डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया आपको कि जितनी स्पीड में फेंकेंगे उतनी आएगी जिस एंगल फेंकेंगे उस पर आएगी। वस्तु को u से फेंका मैक्सिमम पर कितनी वेलोसिटी बचेगी u cos थीटा मैक्सिमम पर कितनी बनेगा 90 डिग्री। एक मैंने क्या बोला जब वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो उसका जो वेग का क्षैतिज घटक है u cos थीटा ये बदलता नहीं है ये पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा चेंज आता है u sin थीटा के ऊपर। यहां तक समझ आई नहीं है चंद्रकांत कह रहे हैं जय भीम नमो बुद्धाय रिंकू गुप्ता सोविक मिश्रिया शिवम पिछले कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। प्रवीण यादव कह रहे हैं लाइव क्लास नहीं ले पाते आपका धन्यवाद बोलने आए हैं क्योंकि आपके द्वारा आर के पेपर में कई सवाल मिले। थैंक्स सर आपका और काजल दोनों का। ओके ठीक है थैंक यू पढ़ते जाओगे भाई मिलेंगे क्वेश्चन नहीं आपकी मर्जी है हमारे लिखा लिखना है तो डिटेल में ये शॉर्टकट तरीके समझ जाओ। अब थोड़ा सा मामला है अब ये फॉर्मूला से लो रेंज और हाइट वाला ये तीनों फॉर्मूले हम इनसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं इन तीन से। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन खाली 45 डिग्री नहीं होता बहुत चीजें ऐसे भी पढ़ने की तो मैं तो फॉर्मूला देता हूं आपके लिए याद रखो आपको याद हो जाएगा मुझे याद हो जाएगा मैं तो याद करते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g हाइट क्या है u स्क्वायर sin थीटा बाई 2g और h बाई r इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4 ये तीन फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखने हैं। तो एक फॉर्मूला साथ बता देता हूं फिर इकट्ठे पूछूंगा क्वेश्चन आपसे। एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट मैंने फेंका है ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में t1 समय लग रहा है t1 समय अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लग रहा है t2 समय। तो t1 जाता है t2 जाता है इसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाने में समय लगता है कि नीचे आने में समय लगता है उनका क्या है और लेवल की क्लास नंबर लगा ठीक है मानसून जी देखो क्या बोल रहा था भाई मैं हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था हाँ ये समझ पॉइंट से लिख दिया बाकी बच्चों का सही है श्याम माथुर अनुराग यादव जी का ठीक है मिस रिया का भी सही है। कितने बच्चे कह रहे हैं ऊपर टाइम डायरेक्ट नीचे दोनों गलत टाइम से होते हैं इसी प्रोजेक्टाइल को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही समय नीचे आने में लगता है। आप खुद सोचो यहाँ पे आपने किसी वस्तु को फेंका यूज से तो यूज करते हुए u cos थीटा नीचे से u cos थीटा वापस हो गई यानी 150 हो गया 50 हो गया तो बात देखिए 100 से 50 हो 50 हो सेम टाइम लगता है फिजिक्स में ए रेजिस्टेंस मान के चलते हैं 0 जितना समय ऊपर जाने में 2.5 सेकंड लगे तो नीचे में 2.5 सेकंड लगेंगे ऊपर 2.9 सेकंड लगेंगे 2.9 लगेंगे क्या त्वरण लगेगा त्वरण जी है पूरे थ्रू आउट मोशन पूरे टाइम मोशन में त्वरण लगेगा तो जितना समय लगता है ऊपर जाने में उतना लगता है नीचे आने में इसमें कहते हैं ठीक है इसी प्रक्षेपण को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही समय नीचे आने में लगता है यानी कि टाइम ऑफ असेंट असेंट होता है ऊपर जाना चढ़ना तो टाइम ऑफ असेंट होता है तो किसके बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट के चढ़ाव का जो समय है वो उतराव के समय के बराबर है। प्रक्षेपण को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही समय नीचे आने में लगता है। प्रक्षेपण को
जितना समय ऊपर जाने में लगता है, ठीक उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है। टाइम ऑफ असेंट होता है टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। तो टी1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, टी2 के बराबर। आपको पता है मैंने जितना समय लगेगा ऊपर जाने में उतना लगेगा नीचे में, ऊपर लगेगा 3 सेकंड, नीचे लगेगा 3, टोटल 6, टोटल टाइम लगेगा टी1 + टी2, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय की फ्लाइट है, फ्लाइट पता है आप प्लेन से गए हो तो फ्लाइट का टाइम लगता है। आप यहाँ दिल्ली से प्लेन ने टेक ऑफ किया, यहाँ पे लैंड कर लिया, तो कितने समय तक वो बीच में था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। हमारी फ्लाइट 2 घंटे की, यानी कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और जो लैंड करेगी उसके बीच में 2 घंटे लगेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ने का कितने समय तक उड़ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ियन काल, उड़ियन काल। उड़ियन काल होता है ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय, और होता है 2u sin थीटा बाई जी। और ध्यान रखना ये मैं फॉर्मूला लिखा है ना, ये रिक्वायरमेंट टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ने का कितने समय तक उड़ रहा है, 2u sin थीटा बाई जी। अगर पेपर में केवल पूछ ले कि ऊपर जाने में कितना समय लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे केवल ऊपर जाने में, तो इसका आधा होगा ना u sin थीटा बाई जी, ऊपर जाने का समय नीचे आने में लगता है u sin थीटा बाई जी, तो टोटल ऊपर प्लस नीचे कितना हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। अगर केवल पूछे कि ऊपर जाने में कितना समय लगता है या ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगता है, तो होता है u sin थीटा बाई जी। दोनों को जोड़ देंगे तो उड़ने का टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा, तो 2u sin थीटा बाई जी आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे t = 2u sin थीटा बाई जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये चार फॉर्मूले के बैठ जाओ सही बच्चे। रेंज का फॉर्मूला याद रखना जरूर, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। हाइट और रेंज दोनों की बात करेगा तो tan थीटा बाई 4 और उड़ने का 2u sin थीटा बाई जी। ये चार फॉर्मूले आपके सामने हैं। तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट वाले ऑपरेटर के पेपर की या बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के पेपर की या मान लो रेलवे के पेपर जहां साइज थोड़ी ज्यादा आती है, जैसे कि स्टैंड को पायलट वगैरह, ग्रुप टी वाले बच्चे जरूर कर लेना। टेक्नीशियन में तो खैर भले साइज ज्यादा आती है 40 नंबर की, पर आसान क्वेश्चन आते हैं टेक्नीशियन में। चलो बड़े बड़े चीजें नहीं पूछता हूं, आसान पूछता हूं जो पढ़ाई क्लास में इस तरह इसकी थोड़ी अच्छे से पढ़ लोगे ना टेक्नीशियन ग्रेड 3 से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ। एक क्वेश्चन मेरा आपसे सुनना, ये सब ध्यान रखना, इवन एसएससी की तैयारी कर रहा है ना, इवन सिंपल से पेपर की भी तो भी ध्यान रखना इसे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बड़ा मामले को फेंक मारा थीटा एंगल पे, ये मुझे रेंज मिली, ये हाइट मिली, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि मेरा मन ये कर रहा है कि जो मुझे रेंज मिले, रेंज और मुझे मैक्सिमम हाइट मिले बीच में, ये दोनों बराबर हो। यदि अगर मुझे रेंज मिले 10 मीटर की है, 10 मीटर की, तो बीच में मैक्सिमम हाइट ठीक 10 मीटर की हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जितनी आपकी बॉल दूर लेके गई है, ठीक मैक्सिमम चाहिए उतनी मिले, तो बताओ मैं बॉल किस एंगल पर फेंकनी चाहिए। तो बच्चा करेगा चार फॉर्मूला लिखे हैं, अगर रेंज और हाइट दोनों बराबर प्राप्त करने हैं तो बॉल किस एंगल पर फेंकेंगे। करो ये। जितने बच्चे साथ 45 पर गलत है, एक तो भाई क्वेश्चन देखते 45 पर मत मारा करो, तुम भाव हो जाते हो 45 में लगाना है। अब मैंने क्या बोला आपसे, अगर कभी पेपर में आपको एक ही क्वेश्चन में रेंज और हाइट की बात करे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। विष्णु कुमार विद्यार्थी का सही है, यहाँ पे देखो उसने कहा कि रेंज और हाइट दोनों बराबर प्राप्त करनी है, इसका आंसर कर लेना जो निकल जाएगा। तो किस एंगल पर फेंके, तो रेंज और हाइट अगर दोनों का एक साथ जिक्र करें, फॉर्मूला क्या h/r = tan थीटा बाई 4, तो हमारे पास रेंज और हाइट दोनों बराबर होनी चाहिए, हाइट x है तो मैक्सिमम रेंज भी x ही हो, tan थीटा बाई 4, x कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर। तो थीटा कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया tan इनवर्स 4। आपको लिखा मिलेगा कि आपको फेंकनी पड़ेगी tan इनवर्स 4 एंगल पे, tan इनवर्स 4 होता है 76 डिग्री के आसपास होता है, 76 डिग्री, या तो पेपर में आपको लिखा मिलेगा 76 डिग्री, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 1/4 गलत है, tan इनवर्स 4 आंसर आएगा, ये 76 डिग्री। इसका आंसर याद कर लेना, ये फैक्ट की तरह आता है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर कराके मुझे रेंज मिले वो मैक्सिमम हाइट के 4 गुना मिले, मेरा हाइट मेरा 5 मीटर की है तो रेंज मुझे 20 मीटर मिले, तो रेंज मुझे हाइट के 4 गुना चाहिए, तो दूसरा आंसर क्या होगा, इस बात से करना रेंज हाइट के 4 गुना चाहिए तो बॉल किस एंगल पर फेंकी जानी चाहिए। हिमांशु, अरबाज, इकबाल, श्याम, मोहने, प्रदीप कुशवाहा, रवि, रघुवेंद्र सिंह, मनीष कुमार सिंह, विक्की चौधरी, विनय चौधरी, समय पांडे लगातार आंसर दे रहे हैं। एक धुरंधर तो 180 डिग्री बता रहा है। अरे प्रदीप जी कहां है आप, चरण हो गया पानी भरने, गंदगी जरा काम करेगा, 180 डिग्री दिखाइए। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो आज आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली रहते हैं, आज आपको दिल्ली जाना है, मैं तो दिल्ली रहता हूं, आज आपको दिल्ली जाना है, हम दिल्ली रहते हैं बाबू, क्या हम कौन सा दिल्ली रहे हो। चलो देखो अब रेंज हाइट के 4 गुना के बराबर, हाइट के साथ बात करेगा तो h/r = होता है tan थीटा बाई 4, tan थीटा बाई 4। देखो अगर हाइट डिवाइड बाय x है, रेंज होनी चाहिए इसकी 4x 4 गुना, tan थीटा बाई 4, x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। इसका आंसर 45। पिछली बार आप सभी जो बता रहे थे कि जी 45 इसका है, तो पेपर में दोनों क्वेश्चन आते हैं कि हाइट का 4 गुना हो, ये भी क्वेश्चन आता है 4 गुना वाला, और ये भी क्वेश्चन आता है कि हाइट के बराबर हो, तो ये क्वेश्चन का पेपर में आपको ज्यादा फायदा है क्योंकि बच्चे बहुत सारे तुक्के बाद यहाँ पे 45 तुक्का मारेंगे, अगर ये आ गया आप तो ठीक होगी, लेकिन तुक्के बाद ठीक हो जाएगा, तुक्के बाद 45 लग जाएगा क्योंकि बच्चों को क्या है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन आए एंगल 45 डिग्री लगाते हैं वो, तो रेंज हाइट के बराबर है तो एंगल 76 डिग्री है, tan इनवर्स 4 है और 4 गुना है तो 45 डिग्री है। ठीक है कोई बात नहीं, 45 डिग्री से डिग्री मानेंगे 45 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन जो है ये आपको करना है, करो ये। यहाँ पर मैंने की जो है एक बॉल में फेंकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पर, अगर किसी बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पर फेंकी जाए तो बताओ ये बॉल कितनी रेंज प्राप्त करेगी, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ने का कितना होगा। एक ही क्वेश्चन में 3 बात लिखनी है और जीके वाली आप 10 लेके चलेंगे और तुम आपकी कैलकुलेशन टफ निकालेंगे 9 करके। करो ये। tan समान याद नहीं होता, tan समान तो ब्रह्मांड होता है, सबसे आसान तो ये है tan 45 1। करो सब ये। कुछ हमारे पास सारे शुरू हैं, देखते हैं ठीक है। देखो इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया आपको। देखो ये हमारे पास में रेंज, रेंज क्या होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, तो u की वैल्यू कितनी है 10 का हो जाएगा 100 sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, g की वैल्यू कितनी है 10, तो sin की वैल्यू तुरंत रेंज आ गई 10 मीटर। तो जैसे आपको रेंज आ गई 10 मीटर, अब आपको हाइट लेना, ये फॉर्मूला नहीं निकालनी कि आप लगे फॉर्मूला लगाने, तो
मुझे फॉर्मूला शुरू कर दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g क्यों फॉर्मूला यहाँ पे आपको एंगल जो है 45 डिग्री लिखा है अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा है कि अगर एंगल 45 डिग्री का हो तो रेंज हाइट 4 गुना होती है ये लॉजिक तुमने याद किया हुआ है ना तुमने बताया कि थीटा 45 है तो रेंज हाइट 4 गुना तो रेंज 10 मीटर की हाइट 100% हाइट आएगी एक तो बच्चों ने हाइट और रेंज वैल्यू लिखी है वो चेक कर लो कि आपकी रेंज हाइट के 4 गुना आ रही है कि नहीं आ रही है एक बच्चा हाइट को 5 मीटर लिखा है तो उसका तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल 45 डिग्री का है तो 100% रेंज हाइट के 4 गुना आएगी तो मैं आंसर 5 और 10 साल की मैंने कैलकुलेशन कहीं नहीं ये बच्चों से मान लो ढाई आ रहा है यहाँ पे चेक करके मैं दिखाता हूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यू कैलकुलेट 10 हो जाएगा 100 साइन स्क्वायर थीटा कितनी 45 डिग्री नीचे लिखा है 2g जी कितनी है 10 तो 2 20 बन जाएगा 100 5 आ गया साइन स्क्वायर 45 होता है 1/2 इसको स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 5/2 निकल जाएगा 2.5 इतना करने की जरूरत नहीं है 45 आपको डायरेक्ट वैसे कर लेना चाहिए था अच्छा अब हम फाइंड निकालते हैं 2u sin थीटा बाई g यू कैलकुलेट कितनी है 10 sin थीटा कितना 45 g वैल्यू 10 10 10 कट गया sin 45 होता है 1/2 रूट 2 से 2 कटेंगे रूट 2 आएगा टाइम आ जाएगा रूट 2 सेकंड यानी कि 1.414 सेकंड रूट 2 सेकंड या 1.414 सेकंड जिसका आंसर आया है उसका एकदम ठीक है ओके यानी कि मैंने आपको बता दिया बस इसमें करना क्या है तीन फॉर्मूले है ना इसको बस करके आपको याद रखना है इसमें दो क्वेश्चन पूछता है बराबर के लिए एंगल 76 डिग्री और 4 गुना के लिए 45 डिग्री इनमें क्या करेगा वो u देगा g को 10 कहेगा और एंगल देगा बस इसमें चेक करता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है जिन पे फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं तो चेक मैंने इससे पहले किया था ब्रेक किया भैया पहले किया था ऐसे बच्चे चाहिए क्लास में फर्स्ट आंसर दें और सही दें फर्स्ट देने को मैं किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ लो फर्स्ट दे देंगे वो सही है कि नहीं वो चीज है कि नहीं सही और फर्स्ट दोनों को बन जाएंगे सेकंड नौकरी की सेकंड नौकरी को चाहिए एक आपको सॉल्यूशन आता हो आंसर पता हो और दूसरा आंसर फर्स्ट पता हो क्योंकि सेम क्वेश्चन है मैंने दिया 10 बच्चों को 10 क्वेश्चन कर दें एक क्वेश्चन मेरे सामने कर पा रहा है एक 10 मिनट में कर रहा है एक 2 में कर रहा है एक ने 40 सेकंड में कर दिया तो क्वेश्चन आना भी चाहिए और जल्दी आना चाहिए ये दो कॉम्बो बनाने हैं जैसे मैं क्वेश्चन हो जाएगा अच्छा देखो चलते चलते इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये मैंने अभी आपसे बोल मैं किसी वस्तु को लगातार थीटा पे फेंका हूं यू वेलोसिटी से तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g यहां तक कोई आपत्ति नहीं लेकिन मैं मन क्या काम करते हैं जो बार-बार बॉल को थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं जमीन से थीटा एंगल पर क्यों ना ऐसा करें अगर मैं इस बॉल को जमीन से थीटा एंगल पर ना फेंक कर इस बॉल को मैं इस वर्टिकल लाइन इस ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ थीटा एंगल पर फेंकूं यानी कि जब मैं जमीन से एंगल बनाता थीटा तो रेंज की यूज sin 2 थीटा बाई g लेकिन जमीन से थीटा बनाकर इस वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाऊं तो देखते हैं रेंज पर क्या प्रभाव पड़ेगा अच्छा अगर मैं अपने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल ले रहा हूं तो जमीन से कितना 90 माइनस थीटा यानी एक्चुअली मैं चेक करना चाहूं क्लास में कि जब जमीन से एंगल थीटा होता है तो क्षेत्र के पास रेंज का फॉर्मूला आता है लेकिन जमीन से एंगल 90 माइनस थीटा हो तो रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा ठीक है अच्छा तो एक काम करो इस रेंज के फॉर्मूले में जहां पे थीटा लिखा था वहां पे 90 माइनस थीटा पुट कर दो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा क्या पुट कर देंगे 90 माइनस थीटा नीचे लिखा है g तो हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 180 माइनस 2 थीटा बाई g sin 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है ये तो बेटा sin 2 थीटा यानी मैंने क्या देखा अब रेड देखो खाली मैंने देखा अगर मैं जमीन से एंगल थीटा बनाऊं तो रेंज का फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g मैं जमीन से 90 माइनस थीटा एंगल बनाऊं तो भी फॉर्मूला आएगा तो पेपर में आपसे पूछा क्या पूछेगा कि वो कौन से दो कोण हैं वो कौन से दो एंगल जिन पर रेंज सेम आती है याद रखना जमीन से एंगल थीटा तो रेंज हो जाएगी जमीन से एंगल 90 माइनस थीटा तो रेंज हो जाएगी तो थीटा और 90 माइनस थीटा ये दो ऐसे एंगल जिन पर रेंज सेम आती है ये फाइनल रिजल्ट में याद रखना है तब लिखेंगे इसे आप बाद में चाहो तो प्रूफ ले लेना तो मैं भी देता हूं मैं किसी को देखना हो प्रूफ बाकी आपको याद रखना है और एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन्स सेम है लिखेंगे कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास समान रहती है आपको जो एंगल थीटा को जाएगी 90 माइनस थीटा इसका मतलब क्या है इसका मतलब समझना भाई थीटा कुछ भी ले लो इसमें 30 डिग्री लिखी थीटा की वैल्यू तो 90 माइनस 30 बचेगा 60 इसका मतलब ये है कि चाहे आप बोल 30 डिग्री फेंको तो 30 फेंको 60 दोनों के सेम आएगी तो जो आएगी 30 डिग्री पर 60 आएगी ऐसे थीटा को वैल्यू चूज कर लो थीटा को ले 15 ताकि कितना आए 90 माइनस 70 निकल जाएगी 15 बाई 70 हेलो 0 ताकि कितना 90 जाएगी 0 बाई 90 हेलो 40 ताकि कितना 50 तो आपको ऐसा बहुत सारे केस समझाएंगे कितना रखो ख्याल रखो सिंपल देखो अगर मैं 360 90 बनेगा 15 90 बनेगा 0 90 बनेगा 0 90 बनेगा थीटा 90 बनेगा यानी अगर दो एंगल जुड़ते ही 90 बन जाए तो उन पर रेंज सेम आती है तो आपसे कहेगा कि अगर एक एंगल 12 डिग्री का 15 का एंगल रेंज सेम आएगी नहीं आएगी एक एंगल 20 का 25 का रेंज सेम आएगी नहीं आएगी एक एंगल 20 का 70 का रेंज सेम आएगी अगर दो एंगल जुड़ते ही 90 बन जाए तो उन पर रेंज क्या रहती है सेम तो जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर जो रेंज 78 डिग्री में 78 डिग्री पे वही रेंज दूसरे किस एंगल पर मिलेगी जो रेंज 78 पे है वही रेंज और किस में मिलेगी ये बताओ एक मैं लिखता हूं तो ये इफ sum of two angles if sum of two angles is 90 degree comma the horizontal range or these two angles will be same यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों के लिए क्षेत्रफल समान होती है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों के लिए क्षैतिज परास समान होती है क्षैतिज परास समान होती है ठीक है हां अगर एंगल 78 डिग्री तो 78 और 12 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 90 अगर दो एंगल जुड़ते ही 90 बन जाए तो इसमें दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पूरा एंगल चाहिए भाई कॉम्प्लीमेंट्री का होता है जो 90 बने तो अगर एक एंगल 30 से दूसरा 60 हो एक 78 दूसरा 12 हो एक मान लो मैं कहता हूं आपसे कि 25 से दूसरा 65 डिग्री हो है ना एक 20 से 70 हो 30 से 60 40 50 हो 45 से 35 हो है ना 45 और दूसरा 45 हो 45 90 एक 45 दूसरा 45 तो अगर दो एंगल जुड़ते 90 बने तो रेंज कैसे आएगी सेम आएगी ठीक है तो आज के लिए करते हैं तो उसको पॉइंट में बताया आपको ये सारे से आप रीड कर लेना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है रेंज 15 से मैक्सिमम होती है 90 मैक्सिमम होती है और अगर मार्क होता है तो उसको सीधे फेंकने में मैक्सिमम स्पीड होगी लेकिन किसी एंगल पर फेंकने तो मैक्सिमम u cos थीटा बनेगी जितनी स्पीड पर फेंकेंगे उसी स्पीड से आएगी उसके अलावा क्या बताया मैंने ये होरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा ये नहीं बदलता है इसके अलावा क्या बताया कि मैक्सिमम वेग में और टोटल एंगल 90 डिग्री का होता है इसके अलावा जितना समय ऊपर जाने वाला उतना नीचे आने में उसके अलावा क्या बताया कि दो एंगल जुड़ेंगे और 90 बने तो रेंज रहेगी सेम तो मैं क्या बताया आपको रेंज हाइट बराबर चाहिए 76 डिग्री 4 45 डिग्री इसके अलावा फॉर्मूला से कुछ भी ठीक है तो आज के लिए बताते हैं बाकी मैंने कल ठीक है और केवल क्लास में चलती क्लास में गुड मॉर्निंग की लाइन लगा देते हैं भाई आप बिल्कुल बुद्धि दिखाने क्लास 8 बजे की 8 बजे 56 मिनट बाद क्लास में गुड मॉर्निंग 1 हजार मिनट कर दिया आपने क्या गुड मॉर्निंग का आप टाइम से नहीं आ रहे हो आपको कुछ सीरियसनेस नहीं पड़ेगी तो मिलेंगे बाय थैंक यू टेक केयर